हम लोग का डाइवर्जेंस निकालना है, किसका, 1/r का। यहाँ पे 1/r जो है हम लोग का क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, और इसका हम लोग को क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है, सॉरी ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ग्रेडियंट क्या करता है, जो ग्रेडियंट होता है वो क्या करता है, एक अदिश राशि को जो है वो, यानी इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एक सदिश राशि आएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा। तो ग्रेडियंट, अब यहाँ पे देखो 1/r है, तो ये जो है हम लोग का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, और अगर कभी भी r आता है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में नहीं दिया गया है, तो आप लोग जो है वो स्फेरिकल ही चूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके करेंगे। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोग को? हाँ याद है। हाँ, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डेल इक्वल टू क्या हो जाता हाँ है, यही हो जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एफ, डेल एफ डेल वाई, डेल एफ डेल जेड। हाँ नहीं वो कार्टेशियन में था, हाँ ये इसमें आर स्फेरिकल थीटा कोऑर्डिनेट। फाई होता हाँ, डेल बाई 1/r, डेल बाई क्या हो जाएगा, डेल आर, और आर इंटू फिर जो भी फंक्शन रहेगा फाई। नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है, और क्या रहेगा सिर्फ, एक मिनट, हाँ ग्रेडियंट के लिए क्या रहेगा, सिर्फ डेल अपॉन डेल आर रहेगा। ठीक है, क्या रहता है आर कैप, ये जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, क्या रहेगा, आर कैप डेल बाई डेल आर 1/r प्लस ये थीटा कैप के साथ भी 1/r आ जाएगा, और फाई कैप के साथ भी 1/r आ जाएगा, क्योंकि ये जो है सभी के साथ रहेगा। तो यह थीटा के रेस्पेक्ट में जो है इसका अवकलन 0 हो जाएगा, फाई के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और ये हम लोग को क्या मिलेगा, अगर 1/r का हम लोग अवकलन करते हैं तो -1r की पावर -2 आएगा, और जो रिजल्टेंट है हम लोग को क्या मिलेगा, आर कैप -r कैप बाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गया था आप लोगों से। ये जो क्वेश्चन है वो बन गया होगा। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। अब हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, ये वेक्टर ए इज गिवन एंड सेटिस्फाई डेल डॉट ए, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड डेल टू वेक्टर ए इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन वी नेसेसरली फॉलो दैट, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या सिद्ध कर सकते हैं, क्या वेक्टर ए इक्वल टू 0 होगा, कोई ऐसा रिलेशन हम लोग पढ़े थे कि डेल ए इक्वल टू 0 हो तो वेक्टर ए जो है वो 0 होगा, या डेल टू ए इक्वल टू 0 हो तो क्या बोलते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू 0 होगा, ऐसा कुछ भी हम लोग नहीं पढ़े थे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ए कांस्टेंट हो तो ये हो सकता है, ठीक है, वेक्टर ए जो है कांस्टेंट हो तो ये हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो है एक रिलेशन निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेल क्रॉस ए, क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है इसका डाइवर्जेंस क्या है, 0 है। अगर डाइवर्जेंस 0 है तो हम लोग जानते हैं या तो उसका कर्ल होगा या फिर वो कांस्टेंट होगा, यानी कि उसका जो कर्ल है वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तीसरा ऑप्शन का एक फॉर्मूला रहता है डेल क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, इसका इसका जो है फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर ए भी बोलते हैं, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग का डेल डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल डॉट डेल
वेक्टर ए, और डेल डॉट डेल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का, डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ठीक है। और इस फॉर्मूले में अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे जो आंसर है हम लोग क्या लेते, वेक्टर ए लेते। वेक्टर ए अगर कांस्टेंट है तो उस केस में भी जो है डेल डॉट वेक्टर ए और क्या बोलते हैं डेल टू वेक्टर ए जो है वो 0 होगा। अगर जाहिर सी बात है अगर ए कांस्टेंट है तो उसका अवकलन जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए टू बी सोलेनॉइड। वेक्टर ए अगर सोलेनॉइडल है, ठीक है, सोलेनॉइडल यानी परिनालिका है, और वेक्टर ए जो है वो इरोटेशनल है, तो वो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सोलेनॉइडल के लिए हम लोग पढ़े थे, अगर वेक्टर ए सोलेनॉइडल है तो इसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो इरोटेशनल है तो इसका जो कर्ल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है सोलेनॉइडल के लिए क्या हो जाएगा, इसका डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए, डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए जो कि इन दोनों ऑप्शन में है, और इरोटेशनल के लिए जो है वो कर्ल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये हम लोग का पांचवा क्वेश्चन, जैसे हम लोग का जेकोबी आइडेंटिटी होता है, ठीक है, ऐसे ही ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी, ये चक्री क्रम में है। देखो ए के बाद क्या है, बी है, बी के बाद क्या है, सी है। यहाँ पे बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद ए है, फिर क्या है, सी है, सी के बाद ए है, और ए के बाद क्या है, बी है, ठीक है। तो ये जो होता है, इसे अगर ये चक्री क्रम में है तो इसका जो वैल्यू आता है क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग, इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये याद रखेंगे, ये एक फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है याद रखेंगे, ये इसके लिए भी होता है, और हाँ ये जो है इसके लिए सेटिस्फाई होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो है ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई होता है, इसका वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होता है। उसके बाद आता है हम लोग का छठवां नंबर का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है, एक जो है वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को ये चेक करना है कि वो वेक्टर जो है वो सोलेनॉइडल है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, या फिर नॉन ऑफ द अबव, कोई ऑप्शन सही नहीं है। सोलेनॉइडल कैसे चेक करते हैं, सोलेनॉइडल के लिए जो है वो डाइवर्जेंस क्या होता है, 0 होता है। तो डेल डॉट वेक्टर हाँ 0 होना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए क्या बताया था, पॉजिटिव होगा तो हाँ डाइवर्जेंस का वैल्यू इसके लिए भी 0 होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए। हाँ नहीं कंजर्वेटिव, लेकिन वो फोर्स जो है हाँ डेल क्रॉस एफ का वैल्यू जो है वो एफ के लिए कर्ल का, हाँ कर्ल का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। कर्ल 0 होना चाहिए किसके लिए, कंजर्वेटिव के लिए और इरोटेशनल के लिए। जो कर्ल का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। और क्या बताया था, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। हाँ नॉन कंजर्वेटिव, अगर फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, कर्ल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, डेल क्रॉस वेक्टर एफ जो है वो नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो ये जो है आप लोग को चेक करना है। यहाँ पे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कौन से नंबर का क्वेश्चन था, ये 6वें नंबर का क्वेश्चन। अगर इसका हम लोग क्या निकालें, डाइवर्जेंस निकालें। पहला ऑप्शन, अगर सोलिनॉइडल है तो डाइवर्जेंस 0 होना चाहिए, इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, इसका डाइवर्जेंस जो है वो नॉन 0 आ रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंस जो है वो 2y + 6xz आ रहा है। डाइवर्जेंस में क्या रहेगा, हम लोग का x कंपोनेंट का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लेंगे, y कंपोनेंट का y के रेस्पेक्ट में, z कंपोनेंट का z के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे। तो ये जो है हम लोग का ये वैल्यू आएगा। उसके बाद नो, ये सोलिनॉइडल नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, कंजर्वेटिव, इसका जो है वो कर्ल निकाल लेंगे। कर्ल कैसे निकालते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। और ये क्या आ जाएगा, 2xy + z³ x² और 3x z का स्क्वायर।
और ये अगर इसको हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग को क्या आ जाएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है कि नहीं आप लोग को? ये आई को कैप ले लिए, आई कैप के बाद डेल वाई और फिर ये डेल जेड बाई डेल जेड, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे सेम जे कैप के साथ और सेम के कैप के साथ, ठीक है। और ये जो है हम लोग का इसका जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, यानी कि जो फोर्स है हम लोग का क्या है, कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव के लिए क्या निकालेंगे, डेल क्रॉस एफ निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद सातवां वेक्टर भी जो है वो दिया हुआ है कर्ल ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर भी का जो वैल्यू है वो माइनस के, यहाँ पे के कैप होना चाहिए, यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, यहाँ पे के कैप होना चाहिए, माइनस के कैप, देन वेक्टर ए विल बी, क्योंकि के तो फिर कोई क्या बोलते हैं, क्या है समझ में ही नहीं आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और ये वेक्टर भी है तो ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, तो यहाँ पे ये जो है माइनस के कैप आएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसमें हम लोग को अब क्या करना है कि रिवर्स प्रोसेस करना है। पहले हम लोग को कर्ल ऑफ ए निकालना था, लेकिन अब क्या है कि ये कर्ल ऑफ ए का वैल्यू दे दिया है वेक्टर भी, ठीक है। कर्ल ऑफ ए का जो वैल्यू है वो दे दिया है, अब हम लोग को क्या निकालना है, वेक्टर ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये कर्ल ऑफ वेक्टर ए जो है वो दे दिया गया है माइनस के कैप, और हम लोग को क्या निकालना है, ए का जो है वो वैल्यू निकालना है। इसको भी सेम वही कर्ल के फॉर्मूले में इसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। v इक्वल टू कर्ल ऑफ ए डेल क्रॉस वेक्टर ए, और v का वैल्यू क्या दे दिया है, माइनस के कैप। अगर कर्ल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, आई जे के डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या बोलते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड। मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है, यहाँ पे हम लोगों ने माना है कि जो वेक्टर ए है वो क्या है, ए एक्स आई कैप है प्लस ए वाई जे कैप है प्लस ए जेड के कैप है, ठीक है। अगर हम लोग इसका के कंपोनेंट लें, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, सिर्फ के कंपोनेंट है, अगर इसका हम लोग क्या लें, के कंपोनेंट लें, तो के कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, डेल ए जेड बाई डेल वाई और डेल ए वाई बाई डेल जेड आ जाएगा, ठीक है। और बाकी कंपोनेंट जो 0 आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें जो है इसका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जो है हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो कंडीशन 1 है, ये किस किस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये जो है चेक करेंगे। अगर ऑप्शन ए के लिए हम लोग देखें तो ए वाई डेल एक्स का जो वैल्यू है, ऑप्शन ए हम लोग का क्या है, ये ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए के लिए अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे जो y कंपोनेंट है वो बस y है, ठीक है। तो डेल ए वाई यानी कि यहाँ पे y आएगा, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। ax कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे 0 आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। b के लिए भी चेक करें, b तो पूरी तरह से जो है वो कांस्टेंट है, b पूरा कांस्टेंट है तो इसका अवकलन तो ऐसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कर्ल ऑफ ए तो ऐसे ही 0 हो जाएगा इसके लिए, ये भी कांस्टेंट है, कर्ल ऑफ ए इसके लिए भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से नहीं हो सकता, हम लोग को ये ए और डी ऑप्शन जो है वो चेक करना था। तो डी ऑप्शन को अगर हम लोग चेक करें तो डी ऑप्शन हम लोग का क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन के लिए अगर हम लोग चेक करें तो डेल वाई डेल एक्स ए वाई का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, माइनस वाई है ना, यहाँ पे ये क्या रखेंगे, ये 0 आ जाएगा, डेल वाई का जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगा, ठीक है। और कंडीशन 1 में ये वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है ये जो है +1 आ रहा है, ठीक है। वहां पे हो सकता है कि वो प्लस माइनस लेने में जो है कुछ मिस्टेक हुआ हो। तो डेल क्रॉस ए का जो वैल्यू है वो प्लस के क्या पाएगा, अगर ए का वैल्यू जो है ये है, अगर ए का वैल्यू इस तरह से होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तब जो है ये माइनस के कैप आएगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे जो आंसर है वो डी ही लेंगे। देखो कई बार ऐसा होता है सेट के एग्जाम में कि आप लोग का जो है वो सही आंसर नहीं आ पाता, तो आप लोग उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो आपको जो मतलब ज्यादा वो लगभग बराबर रहे, ठीक है, वो वाला ऑप्शन जो है आप लोग को सेलेक्ट करना है, जो उसके क्लोजर रहे ना सर। हाँ, जो उसके क्लोजर रहे ना, जो उससे थोड़ा सा मिलता जुलता लगे, वो ऑप्शन जो है आप लोग को सिलेक्ट करना है। क्योंकि कई बार जो है वो व्यापम में ना ऐसा कुछ कुछ रहता है, मिस्टेक रहता है, और उसको वो बाद में चेंज भी नहीं करता, ठीक है, वो दावा आपत्ति करने पर भी उसको चेंज नहीं करता। तो इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे, और उसमें लिखा रहता है ना
कि लगभग जो है वो सही आंसर ले, इस टाइप से कुछ लिखा रहता है, तो इसीलिए तो ये जो है क्या बोलते हैं क्वेश्चन आप लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा डाउट भी है। यहाँ पे एन कैप भी ले लिया है, वेक्टर एन भी ले लिया है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इस तरह से ये देख लीजिएगा, इस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं, इसका मेथड है, लेकिन इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन पोलर वेक्टर। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, 3 नॉन पोलर वेक्टर, अगर हम लोग के पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, अगर ये नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, नॉन कोप्लेनर है, तब उसके लिए क्या कंडीशन पढ़े थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते थे। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये होता था हम लोग का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पढ़े थे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इक्वल टू क्या आ जाए, अगर ये 0 आ जाए तो ये क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। और यहाँ पे क्या पूछा है, नॉन कोप्लेनर। ठीक है, नॉन कोप्लेनर द रिजल्टेंट, अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ये ए बी और सी। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन बी 0, कैन नॉट बी 0, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लिए कैन नॉट बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये छूटा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व किया था मैं, हाँ यहाँ पे ये जो है वो छूटा हुआ है। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जो वर्ड है वहां पे छूटा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ये जो है इसका वैल्यू जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 आ गया तो वो जो है वो क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, मतलब एक ही समतल में जो है वो स्थित रहेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या होगा, ये डाइवर्जेंस को हम लोग किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें भी जो है कुछ हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि हम लोग जो है डाइवर्जेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस जो होता है, और इसको मैं नेट में भी ढूंढा था, तो नेट में भी ऐसा कोई समेशन वाला जो है फॉर्म मेरे को नहीं मिला। ठीक है, ये जो है क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा हम लोग का 1/FGH del by del u, यही जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है डाइवर्जेंस का। ठीक है, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस इस तरह से लिखते हैं, बल्कि जो हम लोग का ग्रेडियंट है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ पाई को हम लोग समेशन ऑफ आई 1/HI, ठीक है, यहाँ पे FGH को H1 को F ले लेंगे, ठीक है, H2 यानी कि G ले लेंगे, और H3 यानी कि H ले लेंगे, तो ये HI हो जाएगा, और यहाँ पे डेल बाई डेल XI, और यहाँ पे जो भी फंक्शन है फाई, इस तरह से लिख सकते हैं ग्रेडियंट को। ठीक है, और ये नेट में भी मिल रहा है कि ग्रेडियंट को इस तरह से लिखेंगे, लेकिन डाइवर्जेंस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो। ठीक है, ये वेक्टर ना हो, तो ये है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए लिया गया है। फिर भी आप लोग याद रखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, रो आई बटे HI डेल यू डेल एक्स आई। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो लिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या है, हाँ, फाई रिप्रेजेंट ए स्केलर फील्ड। मान लेते हैं कि जो फाई है हम लोग का क्या है, एक स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। ये हम लोग जानते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, किसी ग्रेडियंट का जो कर्ल होता है क्या होता है, हमेशा जो है वो 0 होगा। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा क्या होता है, ये जो दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये गलत किया है, इक्वल टू जो है वो 0 होता है।
और ये फॉर्मूला भी क्या बोलते हैं हम लोग पढ़े हैं, कर्ल ऑफ फाई इक्वल टू कर्ल ऑफ ए इंटू फाई और ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस कर्ल ए। ठीक है, ये भी जो है सही है। तो इसमें तीनों क्या बोलते हैं 12 का क्या है, तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तीनों ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट हमेशा जीरो होगा, याद रखेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल हमेशा जीरो होगा, और ये जो है ये जो है ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखो जो वेक्टर अलजेब्रा हम लोग का रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, पूरी तरह से जो है वो फॉर्मूला बेस्ड, वो जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, जो नोट्स हम लोग पढ़े हैं उस नोट्स से ही क्वेश्चन आएगा, इतना मान के चलो। ठीक है, और इससे जो है वो न्यूमेरिकल आने का जो चांस है वो बहुत ही कम है, और न्यूमेरिकल आएगा तो एकदम बहुत ही इजी इजी। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, in conservative vector field the line integration of a vector between 2 point depends on। देखो कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं फील्ड के लिए, अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो उसके लिए जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के लिए, पोजीशन पे जो है वो डिपेंड करता है, ये याद रखेंगे। ये जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। अगर फोर्स जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो क्या बोलते हैं दो बिंदु रहेंगे उनके पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में जो है वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इसका क्या था सॉल्यूशन, ये जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट में जो है वो डिपेंड करेगा, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि कुछ नई नई चीजें जो है हम लोग को मतलब जानने को मिलती हैं, बहुत सारी नई चीजें जो है वो जानने को मिलती है। ठीक है, ये एक बेनिफिट होता है। उसके बाद देखो इस टाइप का जो है वो क्वेश्चन पूछता है कि वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा। ठीक है, हम लोग पढ़े थे इसको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे। उसमें जो है वो लाइन एलिमेंट पढ़े थे, डी बाई डी एल, सरफेस एलिमेंट पढ़े थे डी बाई डी एस, और क्या पढ़े थे, वॉल्यूम एलिमेंट पढ़े थे। ठीक है, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या था, एफ जी एच डी एल यू डी एल, मतलब डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या पढ़े थे हम लोग, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम लोग का होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होता है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर रो के टर्म में दिया है तो रो डी फाई डी जेड होता है। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट जो है ये क्या बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये होगा। ठीक है, इसमें जो है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ए जो है वो लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का 45। आप लोग घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ये होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, रो अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड का डेंसिटी है और v जो है वो फ्लूइड का वेलोसिटी है। ठीक है, तब जो है जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है वो हम लोग का होता है डी रो बाई डी टी रो डेल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वेक्टर r जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो r की पावर n वेक्टर r का पोजीशन वेक्टर f इक्वल टू r हैज फाइनाइट नॉन जीरो कर्ल। हाँ, तो इसका जो कर्ल है वो क्या होगा, ये रोटेशनल वेक्टर होगा, सोलेनोइडल वेक्टर होगा, ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, फाइनाइट नॉन जीरो कर्ल यानी कि डेल क्रॉस जो है हम लोग का r की पावर n और r कैप जो है वो क्या आएगा, हमेशा जो है वो जीरो आएगा। ठीक है,
एक मतलब एक चीज याद रखेंगे आप लोग, डेल क्रॉस वेक्टर आर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो गया। अच्छा हाँ, डेल क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये देखेंगे, डेल क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, 0 होता है। और इसके सिवाय कुछ भी आ जाए, ठीक है, ये जो है क्या होगा, नॉन जीरो होगा। सिर्फ डेल क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू जो है वो 0 होगा। और इसके बाद डेल क्रॉस आर का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, आर स्क्वायर आर कैप आ जाए, ठीक है, या फिर डेल क्रॉस आर का क्यूब आर कैप आ जाए, बाकी जो है वो नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, नॉन जीरो क्यों होते हैं यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये देखो, जो इसका जो कर्ल है, अगर इसका हम लोग कर्ल निकालेंगे तो ये हम लोग का स्केलर फंक्शन है, ये वेक्टर फंक्शन है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा, आर की पावर एन का ग्रेडियंट क्रॉस वेक्टर आर निकालेंगे। ठीक है, और आर का आर की पावर एन और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर जो होता है वो उसका वैल्यू 3 होता है। ठीक है, आगे कहीं पे कैलकुलेट किए हैं जो डाइवर्ट, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, आगे कैलकुलेट भी किए हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। ये फॉर्मूला पता है आप लोग को कैसे आता है? यस सर, वो हम लोग का पोजीशन वेक्टर रहता है, उसमें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, 1 1 1 आता है, फिर तीनों प्लस होकर 3 आ जाता है। हाँ, बस 1 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1। ठीक है, डेल बाई डेल एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस डेल बाई डेल वाई वाई हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल जेड जेड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ये क्या आता है हम लोग का, 3 आता है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे, आर एन का ग्रेडियंट, ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है कुछ जो जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है हम लोग का ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन है, और ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन का जो वैल्यू होता है वो होता है हम लोग का एन आर की पावर एन माइनस 2 अगर वेक्टर आर है। ठीक है, और एन आर की पावर एन माइनस 1 अगर यहाँ पे आर कैप है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वेक्टर आर होता है वो होता है हम लोग का आर इंटू आर कैप होता है। ठीक है, वेक्टर आर इक्वल टू, इसीलिए अगर वेक्टर आर के फॉर्म में है तो आर की पावर एन माइनस 2, और आर कैप के फॉर्म में है तो आर की पावर एन माइनस 1। जैसे नॉर्मल हम लोग अवकलन करते हैं ना, सेम जो है यहाँ पे हम लोग को अवकलन करना है। ठीक है, सेम यहाँ पे अवकलन किया गया है। डेल आर एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आर की पावर एन माइनस 2 अगर वेक्टर आर के फॉर्म में है, और एन आर की पावर एन माइनस 1 अगर वेक्टर आर के आर कैप के जो है वो फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 3 आर की पावर एन आ जाएगा। ठीक है, 3 आर की पावर एन, यानी कि इसका जो कर्ल है, कर्ल क्या आया, नॉन जीरो आया। ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आया, तो इसका जो कर्ल है वो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट कर्ल, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, वो आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि इसका जो क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है कि ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन, या फिर याद रखना कि आर की पावर एन का जो अवकलन होता है, वेक्टर अवकलन, वो ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। एक आपको ये याद रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, और क्या याद रखेंगे कि कर्ल ऑफ आर की पावर एन का जो वैल्यू है वो 3 आर की पावर एन आएगा। ठीक है, आर की पावर एन आर क्रॉस का जो वैल्यू है वो 3 आर की पावर एन आएगा। ये इरोटेशनल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या हो गया,
ये जो है इरोटेशनल नहीं होगा, यहाँ पे भी गलती से लिखाया गया है। उसके बाद 47, अगर वेक्टर ए इरोटेशनल है, वेक्टर ए अगर क्या है, इरोटेशनल है, तो क्या होना चाहिए, डेल क्रॉस वेक्टर ए का वैल्यू क्या होना चाहिए इरोटेशनल के लिए, नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ पर नॉन जीरो दिया है। हाँ हाँ, वेक्टर ए इज ए इरोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर है, यानी कि डेल क्रॉस ए का जो वैल्यू है वो क्या होगा, जीरो होगा। डेल क्रॉस ए का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जो है वो जीरो होगा ऐसा कुछ मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट दो ऑप्शन जो है वो चेक करते हैं, ए क्रॉस वेक्टर आर के बारे में चेक करते हैं, ठीक है। कहाँ गया 47, अगर इरोटेशनल है तो डेल क्रॉस वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू, उल्टा लिखे नहीं देना, ये जो है इक्वल टू, अगर पहले चेक किए हैं। हाँ हाँ, ये नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर इरोटेशनल है तो डेल क्रॉस वेक्टर ए जो है वो, अच्छा हाँ यही ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसका आंसर क्या लिया है, प्रिंट आउट, कहाँ है प्रिंट आउट, अगर वेक्टर ए जो है वो इरोटेशनल इरोटेशनल वेक्टर है, अच्छा हाँ, तो इरोटेशनल है मतलब नहीं घूमता है, यानी कि डेल क्रॉस ए का वैल्यू जो है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो गलत किया है, वहां पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इरोटेशनल के लिए ये जो है इरोटेशनल के लिए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इरोटेशनल के जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग सी और डी को चेक करेंगे। सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर विल बी इरोटेशनल, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर जो है वो क्या होगा, इरोटेशनल होगा, ठीक है। और इरोटेशनल के लिए क्या, इसका जो डाइवर्जेंस है वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, सॉरी कल जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, सोलेनोइडल वेक्टर, सोलेनोइडल के लिए क्या आना चाहिए, इसका जो डाइवर्जेंस है वो जीरो आना चाहिए। इसका डाइवर्जेंस ज्ञात करते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर, इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, आर क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर ए, जो कि वेक्टर ए पे डिपेंड करेगा और नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि ये सोलेनोइडल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ए जो है वो कांस्टेंट है तभी ये सोलेनोइडल होगा। ये जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो सकता है, इसमें भी थोड़ा सा जो है वो डाउट था। ये जो वैल्यू है ना वेक्टर ए पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे वेक्टर ए के बारे में जो है वो कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। वेक्टर ए क्या है, सिर्फ ये दे दिया गया है कि इरोटेशनल वेक्टर है, और ये जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा।
हाँ, रोटेशनल के लिए 0 होगा, ये रोटेशनल है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ना कुछ ए के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन दिया होना चाहिए, ठीक है, तब जाके जो है इसको हम लोग निकाल पाएंगे। अगर ये भी बोल देता कि वेक्टर ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तब भी इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? वो जो फॉर्मूला लिखाया था उसमें नीचे जो फॉर्मूला लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू कांस्टेंट के लिए भी लिखा गया है, ठीक है, तो उस फॉर्मूले का यूज करके जो है इसे कैलकुलेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 81। The work done is in moving a particle in force field vector f, ये दिया हुआ है, along the straight line joining, ये दो लाइन जो है वो दिया हुआ है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो दिया हुआ है। अब इनके बीच में ये जो फोर्स है हम लोग का काम कर रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट को जो है वो यहाँ से यहाँ तक क्या किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है। तो इसके लिए जो है हम लोग को वर्क डन का जो वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग को जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो ये जो क्वेश्चन होगा बहुत ही ज्यादा लेंथी होगा। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूँ, ये जो वेक्टर इंटीग्रेशन का अगर क्वेश्चन आया तो ये जो क्वेश्चन होता है ये क्या होता है, लेंथी होता है, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, देखो ये जो वेक्टर एफ दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, क्योंकि अगर ये कंजर्वेटिव हुआ तो जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो कर्ल ऑफ एफ निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ जो है हम लोग का 0 नहीं आया है, क्या आया है, माइनस एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, ये जेड है, जेड के कैप, ठीक है। तो ये जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसका लाइन इंटीग्रल करते हैं। ए से बी वेक्टर एफ डॉट डी आर, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को कौन सा नियम, स्टोक्स का नियम, स्टोक्स का नियम लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल को जो है किसमें बदल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं। ये जो है डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या होता है, डेल क्रॉस वेक्टर एफ डॉट डी एस होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है किसके लिए वैलिड रहता है, सिर्फ और सिर्फ ओपन सरफेस के लिए वैलिड रहता है। और यहाँ पे ये क्या है, लाइन है, तो ये स्टोक्स का थ्योरम भी हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। और इसके लिए जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वो जो है हम लोग को इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व करें तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक्स और जेड के टर्म में आएगा, और एक्स और जेड का जो है वाई के साथ कोई रिलेशन यहाँ पे दिया होना चाहिए, तभी जाके इस इंटीग्रेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया होना चाहिए, ठीक है। उपकार के जो ये जो उपकार का बुक रहता है ना, इसमें कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक और कुछ कुछ जैसे वो जब क्वेश्चन को लिखता है तो बहुत सारी चीजें जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे इसमें सिर्फ एक्स का फंक्शन आया है तो इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, 0 से लेके 1 तक। यहाँ पे जेड का फंक्शन आया तो इसको जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो फंक्शन आ रहा है, ठीक है, इसको जो है वो इंटीग्रेशन करना इसको जो है इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ और इंफॉर्मेशन दिया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना है, 93। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का है। क्वेश्चन नंबर 93। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्या बोलते हैं, एमपी सेट 2023 में जो है वो पूछा गया था, ठीक है। वेक्टर ए का वैल्यू दे दिया गया है,
वेक्टर बी का वैल्यू दे दिया गया है और क्या बोला है, ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, ये भी दे दिया गया है कि ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। आवाज नहीं आएगा तो बताना, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, अब आवाज जा सकता है कभी भी। तो ये आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, तो ये ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, देखो ये हम लोग का वेक्टर ए दे दिया गया है, ये वेक्टर बी दे दिया गया है। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो वैल्यू है वो निकालना है, और ये वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में सिंपल जो एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट के साथ, आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट के साथ जो है वो गुणा कर देते हैं, ये 4 आ जाएगा, और ये 6 6 ए आ जाएगा, ये -2 और 3 -6 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, 1/3 आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सेट में पूछा जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमपी सेट में जो है वो पूछा गया है। उसके बाद ये फिर से यहाँ पे देखो, द मैग्नेटिक फील्ड बी का जो वैल्यू है वो दे दिया गया है। ठीक है, और वेक्टर पोटेंशियल ए के साथ इसका जो रिलेशन है वो क्या दे दिया है, वेक्टर बी इक्वल टू डेल क्रॉस वेक्टर ए। इसे हम लोग ईएमटी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये ईएमटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। तो इसमें वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस वेक्टर ए, और यहाँ पे वेक्टर बी का वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, वेक्टर बी का वैल्यू क्या है, बी, ये वेक्टर के नहीं है, ये के कैप है। ठीक है, वेक्टर बी के कैप है, और यहाँ पे फिर हम लोग को क्या करना है, वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही रिवर्स प्रोसेस। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन को जो है हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है हम लोग को दे दिया गया है। वेक्टर पोटेंशियल मान लेते हैं कि ये जो है हम लोग का वेक्टर पोटेंशियल है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो कर्ल ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो बी इंटू के कैप के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बी एक्स का मतलब बी, यहाँ पे जो बी एक्स है या इसका आई कंपोनेंट ले लेंगे, बी वाई के लिए जे कंपोनेंट और बी जेड के लिए के कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिर्फ के कंपोनेंट है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ के कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, और के कंपोनेंट लेंगे तो हम लोग का ये क्या आ जाएगा, के कंपोनेंट के लिए ये आ जाएगा डेल बाई डेल जेड ए वाई और डेल बाई डेल वाई ए एक्स। ये जो है हम लोग का बी जेड कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी का जो है वो जेड कंपोनेंट हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देखो, अगर ये वैल्यू रखेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो बी के कैप है, अगर रखेंगे तो ये बी का जो वैल्यू है हम लोग का क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ए एक्स, ये वैल्यू आ जाएगा। अब इस कंडीशन को जो है हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन ए देखें, जो वेक्टर ए का जो फॉर्म दिया हुआ है, ये हम लोग का ए एक्स है, ये ए वाई है, और ये अच्छा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये इस तरह से है, -1/2 बी इंटू वाई है ये। ठीक है, और 1/2 बी इंटू एक्स, बी एक्स नहीं है, बी इंटू एक्स है, और ये 0 है। ठीक है, ये -1/2 बी इंटू वाई है, और ये -1/2 बी इंटू एक्स है, और ये क्या है, 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे ए वाई की जगह हम लोग क्या रखें, -1/2 बी वाई रखें, और ए वाई की जगह क्या रखें, 1/2 बी एक्स रखें, और इसको सॉल्व करें। ठीक है, जैसे ये वाई के रेस्पेक्ट में, सॉरी ये वाला एक्स के रेस्पेक्ट में ए वाई का जो समाकलन आएगा वो 1/2 बी आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, इसके रेस्पेक्ट में अगर रखेंगे तो ये -1/2 बी, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन है हम लोग का क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन आया ना समझ में? यस सर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो इनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है 0 होगा, कब 0 होगा, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो कब 0 होगा, जब परपेंडिकुलर होंगे तब सर। देखो जब कोई दो
के लिए तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी टू ऑफ द परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होता है तब कौन सा क्या जीरो होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा? अगर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी है तो वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसे होंगे? पैरेलल होंगे या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। समांतर होंगे या फिर प्रति समांतर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल, ठीक है। अगर उनमें से दो क्या है? समांतर है, तब जो है ये वैल्यू जीरो। हाँ आवाज चला गया सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ अब नहीं आ रहा है। और अभी भी नहीं आ रहा है? हाँ अब आया, थोड़ा 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 थोड़ा। अभी आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ अच्छे से आ रहा है कि कट रहा है? कट रहा है सर। कट कट के आवाज आ रही है। एक मिनट थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है, देखो अगर बोलते हैं ये जीरो होता है, तो केस में ये दोनों जीरो होता है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो। इसके लिए दो केस में ऐसा होता है। पहला केस या अगर दो प्लेनर हो तो जीरो। आवाज कट कट के आ रहा है क्या? कट कट क्या रहा है आवाज? ब्लूटूथ लगाने से ना आवाज कट कट के आता है। अभी आवाज आ रहा है? हाँ सर, लेकिन स्लो, माने फ्रीक्वेंसी कम है। समझ में आ रहा है? वीडियो का। तो ये जो है दो कंडीशन होती है, जो आप लोग का जीरो तो माइक के चालू करो तो हेडफोन ऑन।
है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है चक्री क्रम में रहता है, बताया था मैं, ठीक है। ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो बी सी ए के बराबर होता है, ठीक है। और किसके बराबर होता है? सी ए और बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये बराबर होते हैं, यानी कि कोई भी अगर दो वेक्टर जैसे मान लेते हैं ए और सी जो है वो पैरेलल हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ये सी क्रॉस ए आएगा, ठीक है। इस वाले टर्म में जो है वो सी क्रॉस ए आएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए आप लोग बस इतना याद रखेंगे कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 कब होता है? दो केस में 0 होता है। एक तो वो कोप्लेनर हो और या फिर वो क्या हो? पैरेलल हो, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला बुक उसमें सिर्फ मैं किसके लिए लिखा हूँ? कोप्लेनर के लिए लिखा हूँ। आप वहां पे जो है वो पैरेलल वगैरह भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका जो ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। नॉन कोप्लेनर के लिए नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। कोप्लेनर के लिए जो है वो 0 होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। एनी टू ऑफ देम आर परपेंडिकुलर, इसके लिए भी जो है वो गलत हो जाएगा। परपेंडिकुलर ये जो है ये डिफरेंस आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 कब होगा? ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर, ठीक है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 कब होगा? पैरेलल या एंटी पैरेलल, समांतर या प्रति समांतर, ठीक है। ये चीजें जो है आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ये इस टाइप का ये हम लोग का क्या है? पाई का वैल्यू दे दिया गया है। यहाँ पे क्या निकालना है? ग्रेडियंट निकालना है किसी पॉइंट पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 96 क्वेश्चन देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो हम लोग फाई है, फाई को इस तरह से लिखेंगे। फाई जो है वो क्या दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू जेड दिया हुआ था। ये जेड को पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। और जो फाई है हम लोग फाई के समीकरण को इस तरह से लिखेंगे, यानी कि फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस जेड आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट है हम लोग का, ठीक है, ग्रेडियंट ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? आयोटा डेल बाई डेल एक्स फाई, यहाँ पे ये फाई रहेगा, डेल बाई डेल वाई फाई, और यहाँ पे भी ये फाई रहेगा। ये जो फाई है इसको अंदर ले गए हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से रहेगा। अब इसका जो है ये फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। इसका y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 4 आएगा। z के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोग को क्या मिल गया? डेल फाई मिल गया, ठीक है। और ये हम लोग का क्या होता है? ये होता है नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है। और ये जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा है। ऐसा क्यों पूछा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसका नॉर्मलाइज्ड वैल्यू दिया गया है, ठीक है। दोनों को नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये अंडर रूट 1/√, के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो है वो नॉर्मलाइज्ड वाला ही पूछा है। तो ये जो है हम लोग का नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब नॉर्मलाइज्ड नॉर्मल वेक्टर एन कैप कैसे निकालते हैं? वेक्टर ये ग्रेडियंट ऑफ फाई बटे मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज क्या किया हूं मैं, ये एक्स का वैल्यू नहीं रखा हूं, ठीक है, एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हम लोग को दे दिया गया है क्वेश्चन में। देखो ये पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट दिया है? 1 1 और 0। तो ये पॉइंट का वैल्यू रख के ना आप लोग सबसे पहले ये निकाल लेंगे। यहाँ पे ये एक्स हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बाद में किया हूं लेकिन आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एन कैप का वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ पे जो है ये वैल्यू रखेंगे 1 1 और 0, तो ये जो है सिंप्लीफाई होके हम लोग का ये वाला वैल्यू आएगा 1/21। ये जो L दिया है वो L नहीं है, 1 है, ठीक है। ये √21 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ये इस टाइप से, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आया ना? ये फाई जो है वो दिया रहेगा। फाई का आप लोग को सबसे पहले ग्रेडियंट निकाल लेना है जिसको नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे, और उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर बोलेगा तो ये जो वैल्यू है आप लोग को निकालना है, डेल फाई बटे मॉड ऑफ डेल फाई, ठीक है। इसका और एक पूछता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के केस में आप लोग क्या करेंगे? डेल फाई डॉट ए कैप, ठीक है, वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए।
तो ये चीजें जो है आप लोग याद रखेंगे, ग्रेडियंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछता है। उसके बाद ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर इक्वल टू 0। देखो जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से अगर क्वेश्चन वेक्टर इंटीग्रेशन से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इंटीग्रेशन से वो फॉर्मूला रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो उससे जो क्वेश्चन पूछेगा वो फॉर्मूला बेस्ड ही पूछेगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, देखो डेल डॉट डी ए वेक्टर ए डॉट डी आर का वैल्यू जो है वो 0 है, लाइन इंटीग्रेशन। और ये क्या लाइन इंटीग्रेशन है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कौन सा नियम, स्टोक्स नियम। ठीक है, स्टोक्स का नियम। और स्टोक्स का नियम क्या होता है, अगर ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन है तो इसको जो है हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं। और ये कौन सा सरफेस होगा, ओपन सरफेस के लिए होगा। ठीक है, क्लोज्ड लाइन लेकिन क्या होगा, ओपन सरफेस होगा। और ये वेक्टर ए डॉट डी आर का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस वेक्टर ए डॉट डी एस, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को इससे क्या पता चलेगा कि डेल क्रॉस वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया। और एक स्टोक्स नियम का क्या बोलते हैं, स्टोक्स नियम और एक कहां पे लगाते हैं, जो मैं आपको कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया था। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में भी डेल क्रॉस एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसीलिए उसका जो लाइन इंटीग्रेशन है एफ डॉट डी आर, ठीक है, वेक्टर एफ डॉट डी आर जो लाइन इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से। तो ये जो है स्टोक्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 97 के बाद 160। ये देखो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, वेक्टर दे दिया गया है। ठीक है, ये वाला वेक्टर दे दिया गया है और ये पूछा है कि कौन सा वेक्टर जो है यहाँ पे जो दिया गया है वो कौन सा वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, कौन सा प्रोडक्ट निकालते हैं परपेंडिकुलर के लिए, डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। तो किसका जो है कौन सा जो है वो 0 होगा, देखो अगर हम लोग ए के लिए निकालें तो -6, 16 और 10 आएगा जो 0 के बराबर नहीं है। बी के लिए निकालें तो 6, 16, 10 आएगा। ठीक है, इसके लिए 6 -16 और -10 आएगा, और इसके लिए 6 -16 और 10 आएगा यानी कि 0। तो ऑप्शन डी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सेट में पूछा जाता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद 107 के बाद 113, ये 113, इसमें क्या पूछा है, देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा है। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ये हम लोग को फाई का वैल्यू दे दिया है, पॉइंट दे दिया है, और क्या दे दिया है, वेक्टर दे दिया है। ठीक है, इस पॉइंट के लिए सबसे पहले तो डेल मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेंगे, और उसके बाद ये वेक्टर ए है। ठीक है, अब इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में हम लोग क्या जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, हाँ मतलब ए कैप हो जाएगा। और यहाँ पे ये वेक्टर ए जो है हम लोग को दिया गया है आई जे के कैप, तो इसका ए कैप क्या आ जाएगा, 1/√3। ये कैलकुलेट करेंगे, 1/√3 क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और यहाँ पे ये फाई दिया हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड कैप। ठीक है, और इसका अगर डेल फाई निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आई जे के, मतलब सेम आ गया, लेकिन हमेशा सेम नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें सेम आ गया, और ये पॉइंट ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है आई जे के कैप आ गया। अब क्या करेंगे, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये डेल फाई का वैल्यू रख देंगे, और किसका वैल्यू रख देंगे, ए कैप का वैल्यू रख देंगे, और दोनों का जो है वो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये जो है हम लोग का क्या आना चाहिए, ये जो है 3/√3 आएगा। ठीक है, ये √3, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं, ये वैल्यू जो है वो हाँ ये इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 3 आ जाएगा, 1 + 1 + 1,
और 3/√3 यानी √3 जो है वो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो √3 नहीं है, क्या है, 3 है, 2 है और C है। यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, देखो हो सकता है कि ये यहाँ पे जो है इसका भी नॉर्मलाइज वेक्टर ले लिया है, यानी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये √3 यानी कि यहाँ पे जो है और एक √3 आ जाएगा, तो ये जो है हम लोग का क्या आ जाएगा, ये 3/3 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो 1 लिया गया है, ठीक है। लेकिन जो उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर उसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट से निकालें तो इसका जो वैल्यू है वो √3 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी लिया है, 1 लिया है, ठीक है। ये देख लो, तो इस टाइप से जो है वो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट आंसर आप लोग को देखना है। उसके बाद क्वेश्चन 100, अच्छा 100 छूट गया था। ये क्वेश्चन 100 देखो, एनी आर्बिट्ररी वेक्टर इन 3-डायमेंशनल कार्टेशियन स्पेस कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर लगते हैं, 3 जो है वो इंडिपेंडेंट वेक्टर लगते हैं। कौन कौन सा, आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। इन 3 वेक्टर के टर्म में जो है हम लोग किसी भी आर्बिट्री वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये यही पूछ रहा है, ठीक है। 3-डायमेंशनल, यहाँ पे 3 दे दिया गया है, जितना डायमेंशनल होगा उतना यूनिट वेक्टर हम लोग को लगेगा। यहाँ पे 3-डायमेंशनल दे दिया है, यानी कि 3 जो है वो यूनिट वेक्टर लगेगा हम लोग को, कम से कम 3 जो है। यहाँ पे जितना डायमेंशन रहता है, ठीक है, उतना जो है नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर हम लोग को लगता है, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर हम लोग को लगता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया हुआ है, अब वेक्टर क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हम लोग को निकालना है। इसके लिए मैं आप लोग को क्या बताया था, आप लोग जो है वो सांडिक निकालेंगे, ठीक है। और अगर लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। या तो ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे या फिर डिपेंडेंट होंगे। लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये ए जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा, बी का वैल्यू भी 0 आ गया, ये लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएगा, ठीक है। इसका सब 0 आ गया क्या, अच्छा पहला जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, पहला जो है वो हाँ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये जो है हम लोग का लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा, और बाकी सब जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएंगे। ये कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सॉरी, ये सब क्वेश्चन ना आप लोग घर में जो है वो प्रैक्टिस करके देखेंगे। खुद से बना के देखेंगे। ये है हम लोग का, इसमें क्या दे दिया है, एक वेक्टर सी जो है वो दे दिया गया है और एक वेक्टर डी दे दिया गया है, ठीक है। ये किसमें है, ये देखो आर, फाई और जेड के फॉर्म में है, यानी कि ये हम लोग का कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, इन दोनों का पहला पैरेलल चेक करना है। पैरेलल चेक करने के लिए क्या, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर के लिए क्या क्या होना चाहिए, वेक्टर सी डॉट डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो कंडीशन जो है हम लोग चेक करेंगे। अगर हम लोग सी डॉट डी निकालें तो कितना आएगा, 30√2, जो कि क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, ठीक है। और वेक्टर सी क्रॉस डी निकालें तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए जो है हम लोग का सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सेट में पूछा जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद ये 202, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये नेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नेट में जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेट में पूछेगा तो ये इससे रिलेटेड ना फॉर्मूला वगैरह जो है वो पूछेगा। तो ये जो इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। जो 202 है क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लोग को एक वेक्टर जो है वो दे दिया है, और ये जो वेक्टर है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए एक्स कैप ए वाई कैप इस टाइप से है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। और ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो वेक्टर है वेक्टर बी को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसमें हम लोग किस तरह से लिखेंगे, या तो आप इतना लंबा चौड़ा जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो कल मैं आप लोग को एक फॉर्मूला लिख के भेजा हूं, ठीक है। कल मैं आप लोग को फॉर्मूला लिख के भेजा हूं, यहाँ पे देखो, जो वेक्टर बी है वेक्टर बी का वैल्यू क्या है, माइनस जेड ए एक्स कैप एक्स माइनस वाई ए वाई कैप, माइनस जेड ए एक्स कैप प्लस एक्स माइनस वाई ए वाई कैप। आप लोग क्या कर सकते हो, जेड का वैल्यू रख सकते हो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रिलेशन होता है, रिलेशन याद है आप लोग को, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और क्या बोलते हैं हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन होता है, x इक्वल टू होता है r cos फाई, y इक्वल टू क्या होता है r sin फाई, और z इक्वल टू क्या होता है, z ही होता है, ठीक है। और मैं आप लोग को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप x की जगह ये वैल्यू रखेंगे, y की जगह ये वैल्यू रखेंगे, और z की जगह जो है वो ये वैल्यू रखेंगे। और उसके बाद ए एक्स या एक्स कैप का वैल्यू मैं आप लोग को लिख के भेजा हूं, यही क्या है, ए एक्स कैप है, ठीक है। एक्स कैप का जो वैल्यू है मैं आप लोग को लिख के भेजा हूं, वो आप लोग को क्या करना है, याद करके रखना है। एक्स कैप का वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पे वाई कैप यानी कि ए वाई कैप इसका वैल्यू रख देंगे, तो ये जो है आप लोग को वेक्टर बी जो है वो किस टर्म में मिल जाएगा, आर कैप और फाई कैप के टर्म में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके भी बताया हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आर कैप फाई कैप जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली जब वैल्यू रखेंगे तब ये जो वैल्यू है हम लोग का क्या आएगा, ये जो वैल्यू है हम लोग का, ये देखो जेड, ये आर कैप वाला हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये, तो हम लोग को इसमें सिर्फ फाई कैप वाला छांटना है। फाई कैप वाला टर्म क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा फाई कैप वाला टर्म, और ये फाई कैप वाला टर्म एक इसके साथ, और फाई कैप वाला टर्म एक इसके साथ, तो तीन ठो टर्म आएगा, जेड कॉस जेड साइन फाई, आर कॉस स्क्वायर फाई, और आर साइन फाई कॉस फाई, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आने का जो चांस है वो बहुत ही कम है, लेकिन इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, ठीक है, कि ये रिलेशन क्या होता है, ठीक है। और ये इकाई यूनिट सदिश में भी जो है वो रिलेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो है रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। एक मिनट रुकेंगे। हाँ आवाज आ रहा है अभी? यस सर।
बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन 203, ठीक है। ये जो है ई कैप है, ठीक है। इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो इनकरेक्ट है, इसको भी जो है हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए को अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो है 1 आएगा। ऑप्शन बी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है ये +2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी के लिए ये और ऑप्शन डी के लिए ये, तो जो सही ऑप्शन है ये कैसे सॉल्व करते हैं देख लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये वेक्टर ए जो है वो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ए जो है वो कांस्टेंट दिया गया है, तो यहाँ पे ये वेक्टर ए यहाँ पे दिया गया है कि वेक्टर ए जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे उसमें जो फॉर्मूला बुक में जो लिखे थे, ठीक है, नीचे जो क्वेश्चन को लिखे थे उसका यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या, डाइवर्जेंस ऑफ वी ए, जहाँ पे वी जो है स्केलर फील्ड है और वेक्टर ए जो है वो क्या है, हम लोग का वेक्टर फील्ड है, ठीक है। ए जो है वो वेक्टर फील्ड है, वी जो है वो स्केलर फील्ड है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए और ए वेक्टर ए और ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। उसके बाद ये कैलकुलेट करना बताया था, ये जो है वेक्टर आर दे दिया गया है और ये हम लोग का क्या है, आर की पावर एन, और ये वेक्टर आर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, डाइवर्जेंस निकालने के लिए बोला है, तो ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, और ये क्या है, आर एन और वेक्टर आर, ठीक है। इसका जो है हम लोग को क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, इसका जो डाइवर्जेंस का जो वैल्यू है वो ये आएगा, ठीक है। हम लोग का इसका जो वैल्यू है वो ये आएगा। इसमें भी जो है कुछ ये जो वैल्यू है वो आएगा हम लोग, ठीक है। ये जो सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से टफ है, ये भी जो है नेट का क्वेश्चन है। ये सब बहुत ही ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग स्किप कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो सी दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये a माइनस बी निकालना है, इसका जो ऑप्शन है वो बी है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए है, ठीक है। और यहाँ पे ये एंगल जो है वो दिया हुआ है, तो ये इसका वैल्यू cos थीटा आ जाएगा, इसका वैल्यू cos थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे sin थीटा का फॉर्मूला जो है वो लगा के cos 2 का जो फॉर्मूला है लगा के इसको सॉल्व किए, ठीक है। ये है डेल क्रॉस r की पावर m इक्वल टू 0 वेयर r इज ये। तो ये रिलेशन क्या है, सही है कि गलत है पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कर्ल ऑफ ए, क्या है ये, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट है, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये फॉर्मूला है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर फाई जो है वो सॉल्यूशन है लाप्लास इक्वेशन का, देन डेल फाई इज वेक्टर विद सोलेनोइडल और इरोटेशनल। 209 देखो, 209 का सॉल्यूशन। अगर डेल फाई इक्वल टू 0 है तो ये डेल फाई का जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई 0 हो जाएगा, यानी डेल फाई जो है वो क्या आ जाएगा, सोलिनोइडल आ जाएगा। क्योंकि डेल 2 का जो वैल्यू होता है वो डेल डॉट डेल होता है, ठीक है। और डेल क्रॉस डेल फाई का वैल्यू भी जो है वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि डेल क्रॉस डेल फाई जो होता है, अगर इसको हम लोग फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लिखें, तो यहाँ पे ये टर्म आएगा और एक टर्म आता है, इसीलिए ये वैल्यू भी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इरोटेशनल है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इक्वल टू 0, ये तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद 210, ये जो है वेक्टर ए है हम लोग का, दिया हुआ है, और ये फाई जो है वो, फाई का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है,
तो डेल क्रॉस वेक्टर ए का वैल्यू ये होगा, ये जो है आप लोग कैलकुलेट करना, डेल क्रॉस वेक्टर ए का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये जो है आप लोग कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आ गया था, इसको कैलकुलेट करके देखना बाकी चीजों को। उसके बाद ये 211, ये जो है हम लोग का क्या दिया गया है, वेक्टर v का जो वैल्यू है वो दिया गया है डेल क्रॉस v ds, ठीक है, ओवर द हेमीस्फीयर, ये इसमें जो दिया गया है, ये जो है बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग बनेगा, प्रैक्टिस करके देखना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेल क्रॉस v निकाल लेंगे और फिर ये जो सरफेस दिया गया है, ठीक है, इस सरफेस के लिए क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर n कैप, ठीक है, नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप, जो कि क्या होगा, डेल फाई बटे मॉड ऑफ डेल फाई होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ क्या? हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लेंथी होगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी है, ठीक है। तो ये वेक्टर एनालिसिस में आपका इतना ही जो है वो क्वेश्चन था, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर, मैट्रिक्स। हाँ।